कहाँ तक बताए थे हम? क्या बता रहे थे लास्ट क्लास में? अक्षत, सुन पा रहे हो तुम? हेलो। तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है अक्षत। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आद्या तुम बताओ, क्या चल रहा था लास्ट क्लास में, कहाँ तक हुआ था? सर पीएच और बेसिक बफर कैलकुलेट करने तक हो गया था। अच्छा, बेसिक बफर कैलकुलेट। बेसिक बफर का हम फॉर्मूला बता दिए थे तुम लोगों को ना। यस सर। पीएच। पीएच कैसे निकालेंगे हम लोग? पीएच ऑफ बेसिक बफर। तो इसके लिए डायरेक्ट पीएच नहीं निकलता है, इसके लिए पीओएच होता है यूज। ठीक है, सबसे पहले पीओएच आएगा। पीओएच का क्या फॉर्मूला बताए थे तुम लोगों को? पीओएच इज इक्वल टू आ जाएगा पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन, यहाँ पे किसका आ जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड का, है ना। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? बोलो, नीचे किसका कंसंट्रेशन आएगा? यस। बेस। तो ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसमें तो हमारा पीओएच कैलकुलेट होगा, और एक रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पीएच प्लस पीओएच। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं यहाँ पे पीएच का हम लोग 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो डेट इज इक्वल टू 14, ये एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग पीएच निकाल सकते हैं ना। पीएच क्या आ जाएगा? 14 माइनस पीओएच। तो ये तरीका है बेसिक बफर के केस में कैलकुलेशन करने का। वर्किंग भी इसका सेम, जैसा एसिडिक बफर का वर्किंग तुम लोग को डिस्कस किए थे, उसी तरह बेसिक बफर का भी वर्किंग होगा। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना? क्वेश्चन नोट करते जाओ फटाफट। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर prepared by mixing 300 cc of 0.3 molar NH3 and 500 cc of 0.5 molar NH4Cl। ठीक है, और यहाँ पे गिवन एक केबी दिया हुआ है NH3 का। ये 1.8 इंटू 10⁻⁻5। करो तो कैलकुलेट करने का कोशिश करो। ये जैसे केबी के जगह हम डायरेक्टली पी के बी दे दे रहे हैं यहाँ पे। जब पीकेबी NH3 का कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 5 माइनस लॉग 1.8 आ जाएगा। तो इसका आंसर, तो लॉग 1.8 तो तुम लोग को वैल्यू नहीं पता है ना, तो ये हम लिख के दे दे रहे हैं, ये 4.74 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो डायरेक्ट पीकेबी दे दिया हम 4.74 NH3 का। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? रिप्लाई करो। हेलो। कुछ नहीं हाँ बोल रहे सर दिख इसमें। चलो ठीक है, तो यस सर। इसका पीएच कैलकुलेट करो। हम चार ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें 8.11, ऑप्शन नंबर 2 है 9.81, ऑप्शन नंबर 3 है 8.82 एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। चलो ट्राई करो। बेसिक बफर वाला केस है ये।
सर हम्म सर 8.82 8.82 सही है। ऑप्शन सी। देख लो, बाकी लोग भी चेक करो। क्या बन गया शुभम? अच्छा सॉरी, एक मिनट, उसमें लिंक नहीं भेजे हैं क्या? एक सेकंड। शुभम बन गया? हाँ सर 8.81 आया। अच्छा एक सेकंड रुकना। सूरज को लिंक नहीं गया था। रुको एक मिनट, बता रहा है। सबका आ गया 8.81 या 8.82 जो भी है। 8.82। अक्षत तुम्हारा आया? एक मिनट सर अक्षत, बना रहे हैं। सूरज, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अरे तुमको लिंक भेजना हम भूल गए थे उस ग्रुप में। चलो देख लो एक बार, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं बस। बेसिक बफर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो, देखो आ रहा है या नहीं आंसर। सिंपल है ना। सीसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो सीसी किसके लिए यूज होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के बराबर होता है, ये ऑलरेडी पढ़ रखे हो तुम लोग। 1 क्यूबिक सेंटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 1 ml के इक्वल होता है या नहीं? बताओ। हाँ सर वॉल्यूम होता का है। कन्वर्जन तो बताया गया है ना। चलो तो अब यहाँ से हम लोग देखो, एक्चुअल में हमको इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अमोनिया का कंसंट्रेशन हम लोग फाइनल निकाल ले रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो आफ्टर मिक्सिंग ये कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो, आफ्टर मिक्सिंग लिख रहा है। तो आफ्टर मिक्सिंग अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बताओ। पहले इसका मिलीमोल्स निकाल लो, तो ये 300, ये मिलीलीटर हो गया इंटू 0.3, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 प्लस 500, 800 हो जाएगा। ये देखो कैलकुलेट करने पे क्या आ गया, बोलो। ठीक है, ये देख लेना तुम लोग, क्योंकि वॉल्यूम तो सबका सेम ही रहेगा ना। 90/800 हो जाएगा ना ऊपर। कोई दिक्कत इसमें? और एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ, हमको कॉन्जुगेट एसिड चाहिए इसका, तो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? NH4 प्लस हो जाएगा। NH4 प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मिक्सिंग करने के बाद? ये 500 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 800। तो ये 500 इंटू 0.5, ये कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 800। यही आ रहा है सबका? अब देखो इसमें डायरेक्टली पीओएच पहले निकलेगा, तो पीओएच इज इक्वल टू पीके भी यूज कर लोगे, तो पीके भी ऑलरेडी यहाँ दे ही चुका है तुम लोगों को। ये 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड ये है हमारा, तो इसका कंसंट्रेशन है 250/800, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो बेस का है 90/800, तो 800 ऊपर चला गया, 90 यहाँ आ गया। तो ये सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। ये 4.74 प्लस
ये कैंसिल आउट हो गया। 25/9 आ रहा है। 25/9 को सॉल्व कर सकते हो? यस और नो बताओ। Yes, sir. log 5 का वैल्यू तो तुम लोग को पता ही है और log 3 का वैल्यू पता है, तो log 25 को 2 log 5 लिख सकते हो और log 9 को 2 log 3 लिख सकते हो। तो सॉल्व करो। ये पीओएच कितना आ रहा है ये बताओ पहले। वैल्यूज पुट करके पीओएच क्या आ जाएगा? 5.18 आ रहा है क्या पीओएच? जो बनाया हो बताओ। शुभम, हेलो शुभम। सर 4.3 कुछ आया। पीओएच 4.3 आ रहा है। ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हैं। 0.14. ठीक है, वो उसी के अराउंड आएगा कुछ, कर लेना। 5.18 है। तो यहाँ से अगर हम लोग पीएच निकालना चाहें तो ये 14 में क्या कर दोगे? 5.18 ऐड कर दोगे। सॉरी 14 में ये सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा पीएच क्या आ जाएगा? 8.82। देखो यही है ना ऑप्शन में। तो बेसिक बफर में ध्यान रखना तुम लोग, पीएच डायरेक्टली नहीं निकलेगा, सबसे पहले पीओएच निकालना है। वही तरीका सेम रहेगा जैसे हम लोग एसिडिक बफर के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, प्रोसेस वैसे ही सेम रहेगा, फॉर्मूला बस चेंज हो गया है। तो ये बेसिक बफर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ गया, तो पहले पीओएच आ जाएगा, उसके बाद हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे। तो आंसर इसका ऑप्शन 3 हो गया, 8.82 पीएच। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, पीओएच का आंसर मार्क मत कर देना वहां पे, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस में देखोगे ये जो पीओएच कैलकुलेट करोगे वो भी दिया रहेगा ऑप्शन में। तो वो जल्दी जल्दी में तुम लोग पीओएच वाला मार्क मत कर देना। क्वेश्चन में पीएच अगर पूछा गया ठीक है, तो इसमें एक स्टेप 14 में सब्ट्रैक्ट करके हम लोग पीएच निकालते हैं। समझ आया ना? तो ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? Yes, sir. चलो, ये हो गया एसिडिक बफर। बेसिक बफर का हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। अब इसमें एक टर्म आता है बफर कैपेसिटी, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। बफर कैपेसिटी किसको बोलते हैं? तो ये अगर लिख लिया हो तो इसके बाद हेडिंग डाल लो बफर कैपेसिटी। तो किसी भी बफर का एक एक्चुअली में कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस या फिर OH माइनस आयंस which changes the pH of a buffer solution by unity। ठीक है, यूनिटी मतलब एक। तो किसी भी बफर सॉल्यूशन का पीएच अगर हमको 1 से चेंज करना है तो उसमें कितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस या फिर OH माइनस आयंस ऐड करना होगा ताकि उस बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 1 से चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी को ऐसे भी डिनोट किया जाता है फाई से। तो फाई को हम लोग ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस या फिर OH माइनस, एसिड या बेस से रिलेटेड है ये, एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। ठीक है, तो कितना एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं उसी के हिसाब से H प्लस या OH माइनस आ रहा है मोल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। ये फाई जो है ये एक्चुअली में डिनोट कर रहा है बफर कैपेसिटी को। अब बताओ किसी भी बफर का बफर कैपेसिटी अगर इंक्रीज करोगे, ठीक है, बफर कैपेसिटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो अच्छा बफर है या खराब बफर है? गुड बफर होगा या बैड बफर? बताओ तो। बफर कैपेसिटी अगर किसी का भी इंक्रीज करोगे, जैसे मान लो हमारे पास दो बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे एक ये ले लिए और दो यहाँ पे ले लिए बफर सॉल्यूशन ए और बी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का फाई जो दिया गया हमारा ये है 0.2 और सेकंड वाले का फाई जो दिया गया ये 0.4 है।
पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी में कौन सा, विच ऑफ देम इज बेटर बफर among ए एंड बी, बोलो तो। ए और बी में बेटर बफर कौन सा होगा? सर 0.2 वाला। 0.2 वाला, क्यों? सर वो 0.2 है, मतलब चेंज इन पीएच। 0.2 है तो चेंज इन पेज क्या? एक्चुअली बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बफर का काम क्या है, मतलब बफर को जो डिफाइन किए हम लोग, तो बफर सॉल्यूशन किसके लिए यूज करते हैं? वैसा सॉल्यूशन जो कि पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है ना? तो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करना उसका काम है। तो अगर जितना ज्यादा से ज्यादा मोल्स अगर H प्लस का या फिर OH माइनस का अगर हमको ऐड करना पड़े, बफर कैपेसिटी क्या है कि कितना एसिड या बेस हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि उसका पीएच जो है 1 से चेंज हो जाए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा उसका बफर कैपेसिटी होगा या जितना ज्यादा से ज्यादा उसका नंबर ऑफ मोल्स एसिड या बेस का ऐड करना पड़ेगा उसके पीएच को 1 से चेंज करने के लिए, तो वो उतना ही अच्छा बफर होगा ना। समझ रहे हो? कोई जैसे यहाँ पे ए और बी दो केस लिए हम यहाँ पे, तो ए में इसका बफर कैपेसिटी 0.2 है, बी का बफर कैपेसिटी 0.4 है। तो ये 0.2 का मतलब क्या हुआ कि ए बफर ए के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि 0.2 मोल्स हम लोग एसिड या बेस अगर ऐड किए तो उसका पीएच जो है वो 1 से चेंज हो गया। और वही एट द सेम टाइम बी के लिए हम लोग बोलेंगे कि 0.4 मोल्स अगर हम लोग एसिड या बेस ऐड करेंगे तब उसका पीएच जो है 1 से चेंज होगा। तो इन दोनों में अच्छा बफर कौन सा होगा, खुद डिसाइड करके बताओ कौन सा हो जाएगा? 0.4 वाला। 0.4 वाला, क्योंकि 0.4 वाले में पीएच हम लोग 1 से ही चेंज कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ मोल्स एसिड या बेस का कितना लग रहा है, वो ज्यादा लग रहा है। तो जितना ज्यादा एसिड या बेस का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा पीएच को चेंज करने के लिए, तो उतना ही अच्छा बफर हुआ ना। जो कम अमाउंट एसिड या बेस ऐड करने पे उसका पीएच अगर चेंज हो जा रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा बफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जितना ज्यादा उसका बफर कैपेसिटी होगा तो वो पीएच के चेंज को उतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, और वो उतना ही अच्छा बफर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बफर कैपेसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, बफर कैपेसिटी किसी भी बफर का अगर ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, मोर बेटर बफर। यस और नो? सूरज बताओ। Yes, sir. तो जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी वो उतना ही अच्छा बफर। तो ए और बी में कौन सा बेटर बफर हो जाएगा यहाँ पे? बी। बी इज ए बेटर बफर। समझ आया? क्लियर है ना रीजन? हेलो? यस सर। चलो, तो ये ध्यान रखना, हाइयर द बफर कैपेसिटी बेटर विल बी द, एक लाइन ऐड भी कर दे रहा हूं यहाँ पे, हाइयर द बफर कैपेसिटी बेटर विल बी द बफर सॉल्यूशन, बेटर विल बी द बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज होता है कि हर एक बफर कैपेसिटी का एक बफर रेंज होता है। ठीक है, वो रेंज क्या होता है? ए बफर सॉल्यूशन, ये वो रेंज हम लिख दे रहे हैं बस, ए बफर सॉल्यूशन वर्क्स इन ए बफर रेंज। और इसका बफर रेंज क्या होता है? रेंज फ्रॉम, रेंज जो होता है, जो बेस्ट इसका रेंज होता है, हम लोग बोल सकते हैं पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस माइनस 1। तो ये एसिडिक बफर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, बेसिक बफर के लिए पीके भी प्लस 1 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ देखो, कोई भी बफर सॉल्यूशन अगर लिए हैं तो ये इस पीएच रेंज में जो है वो सक्सेसफुली मतलब काम करता है। तो बेटर, अच्छे तरीके से ये काम कर सकता है इस पीएच रेंज में। पीएच रेंज क्या होना चाहिए? पीके प्लस माइनस 1। जैसे मान लो किसी भी एसिड का पीके तुमको 3 दिया हुआ है, तो कोई भी बफर सॉल्यूशन जो है बेस्ट वो किस में काम करेगा? पीएच रेंज क्या होना चाहिए उसका, बताओ।
अगर पीके किसी भी एसिड का तुमको दिया हुआ है 3 है, तो रेंज क्या होना चाहिए बफर का काम करने का, पीएच रेंज? 2 to 4. 2 से 4. 2 से 4। तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये बफर रेंज होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बफर सॉल्यूशन जो है कौन से पीएच रेंज में वो अच्छा काम करेगा, तो ये पीएच रेंज होता है। सर कहाँ से आया ये? इसका डेरिवेशन नहीं देखना है हम लोगों को, बस ये ध्यान रखो। डेरिवेशन तो बहुत सारा चीज है इसमें। बफर कैपेसिटी जो है ये बहुत डिटेल में ये सब एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। तो ये सब बस ध्यान दो अभी। बस ये ध्यान रखो कि ये इस रेंज में ये अच्छा काम करता है। चलो ये हो गया। अब इसके बाद बफर कैपेसिटी भी हम लोग डिस्कस कर लिए। बफर सॉल्यूशन का पीएच वर्किंग तो बता दिए थे ना एसिडिक बफर का। यस सर. सेम उसी तरह बेसिक बफर में भी होगा, ठीक है, तो वो फिर से हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बेसिक बफर में भी वैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बफर सॉल्यूशन वाला टॉपिक हम लोग का हो गया है खत्म। इसमें और तो कुछ नहीं बचा है। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स तो करा ही दिए थे, लास्ट क्लास में कराए थे ना एसिडिक बफर से रिलेटेड। और कैसे वो पीएच चेंज कैसे होता है वो भी एक क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें 3 3 केस लेके। Yes, sir. यस सर. चलो चलो, तो उससे तो समझ आ ही गया होगा तुम लोगों को वर्किंग। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बफर वाला तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सॉल्ट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एसिड और बेस के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसका पीएच कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर बफर सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिए। अगला जो टॉपिक है इसमें हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान दो, सॉल्ट के बारे में अब लोग सॉल्ट का पीएच कैलकुलेशन करेंगे। जितने भी सॉल्ट्स होंगे, कितने टाइप के सॉल्ट बना सकते हैं हम लोग, उसका हम लोग पीएच कैलकुलेशन करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हो? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? कोई भी सॉल्ट जो बनेगा उसमें केटायंस और एनायंस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट में देखोगे एक केटायनिक पार्ट होगा और दूसरा एनायनिक पार्ट होगा, या फिर उसको हम लोग एसिडिक और बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट जनरली कैसे लिखा जाता है, उसका नोटेशन क्या होता है? यहाँ पे ए बी टाइप का सॉल्ट है तो यहाँ केटायन पहले लिखा जाता है ना, और एनायन बाद में। कोई भी सॉल्ट में अगर लिखते हैं फॉर्मूला उसका, तो केटायन पहले लिखते हैं ना हम लोग, यस और नो? यस सर. और एनायन बाद में। तो यहाँ पे ये जो ए बी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सॉल्ट अगर लिए हम लोग, तो इसमें केटायन जो है ये हमारा ए प्लस है, और अनायन जो है ये बी माइनस है, ठीक है। अब इसमें बताओ तो ये एसिड और बेस के रिएक्शन से बना होगा ये सॉल्ट। तो ये जो केटायनिक पार्ट है ये एसिडिक रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है? ये केटायनिक पार्ट कहाँ से आ रहा होगा, एसिड से या बेस से, बताओ तो। केटायन वाला पार्ट जो होता है सॉल्ट का वो कहाँ से आता है, एसिड से या बेस से, बताओ। सर बेस है. बेस से। तो ये क्या हो गया हमारा केटायनिक पार्ट, क्या हो गया? बेसिक रेडिकल इसको बोलते हैं। और एनायन वाला जो पार्ट है, वो एनायन वाला पार्ट कहाँ से आएगा सॉल्ट में, बताओ। एसिड से. तो एसिड से। तो एनायन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिडिक रेडिकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो केटायन का कंपोजिशन जो होता है उसमें एक एसिडिक रेडिकल होगा, एक बेसिक रेडिकल होगा, या फिर एक केटायन होगा दूसरा एनायन होगा। तो जनरली सॉल्ट्स हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि केटायन और एनायन के हेल्प से वो फॉर्म करता है, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के नेचर पे, आइदर वो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं या वीक एसिड यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग 4 टाइप के सॉल्ट मेनली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एन एसिड और ए बेस। और ये नेचर बेसिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक है उससे रिलेटेड है नेचर, ठीक है। देयर कैन बी
4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम लोग सबसे पहला कैटेगरी क्या लिख सकते हैं बताओ? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एसिड हमारा वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तीसरा कैटेगरी क्या बना सकते हैं हम लोग? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। और फोर्थ कैटेगरी क्या बना सकते हैं बताओ? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कर सकते हैं ये चार ही टाइप के सॉल्ट फॉर्म होंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड या बेस। बताओ, एसिड हम लोग या तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे या तो वीक एसिड यूज करेंगे। बेस में भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग या वीक, तो उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं ये 4 टाइप्स के सॉल्ट पॉसिबल होंगे या नहीं। बोलो, या इससे ज्यादा फॉर्म कर सकते हो? नो सर। चलो, तो ये 4 टाइप्स के सॉल्ट होगा। अभी एक एक करके हम लोग को सबका केस देखना है। तो यहाँ पे इन सभी सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस बेसिकली हम लोग करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है ना कि सॉल्ट के जो आयंस होते हैं, कैटायंस या फिर एनायंस, वो कंबाइन करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ उनका रिएक्शन होता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस इक्वेशन बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मेनली मतलब क्या हुआ? आयंस ऑफ सॉल्ट कंबाइन विथ वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस इक्वेशन बोलते हैं, कंबाइन विथ वाटर। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं। और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराने के बाद फिर हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे। एक एक केस का, ये चारों केस का एक एक करके हम लोग पीएच कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट वाला जो सॉल्ट हम लोग कंसिडर किए हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आवाज आ रहा है? देखो तो। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैटेगरी है हमारा, ये है सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चलो, अब इसका हम लोग को हाइड्रोलिसिस कराना है। अब ये बताना, कोई एक एग्जांपल दो। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है वीक एसिड, हम लोग ले लेते हैं कौन सा? एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COH। ये वीक एसिड ले रहे हैं और इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मान लो NaOH के साथ करा है। कौन सा सॉल्ट बनेगा इसके रिएक्शन से बताओ? सोडियम एसिटेट बनेगा, CH3CONA और प्लस H2O। यही बनेगा ना, सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस और नो? यस। तो अब ये वाला जो सॉल्ट है हमारा इस कैटेगरी का, ये जो सॉल्ट फॉर्म किया सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको, ये हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो ये बताना, तुम लोग खुद कॉमन सेंस से बता सकते हो इसका पीएच क्या होने वाला है? <7, <7, या =7? क्या होने वाला है बताओ? सर ग्रेटर देन 7। क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें वीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बेसिक टाइप का सॉल्ट होगा। पीएच देखोगे इसका >7 होगा। अब ये सॉल्ट में देखो आयंस हमारा क्या है? CH3COO माइनस है, ये एनायन है हमारा, और प्लस Na+ जो है ये केटायन है हमारा। अब इन दोनों में बताओ, ये जो आयंस प्रेजेंट है इसके, इन दोनों आयंस में कौन सा आयन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन कर सकता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है? बताओ, वाटर के H+ या OH- के साथ कौन सा आयन इसका रिएक्ट कर सकता है? देखो, ये एसिटेट आयन जो है ये नेगेटिव वाला है, ये कंबाइन किसके साथ करेगा बताओ? एसिटेट आयन किसके साथ कंबाइन करेगा? हम्म, H+ के साथ, है ना? अब Na+ किसके साथ कंबाइन करेगा? OH-। तो Na+ OH- के साथ कंबाइन करके NaOH बना सकता है क्या? ये बताओ तो खुद। नो सर। खुद तुम लोग बताना। ये जो Na+ यहाँ पे इसका जो केटायन है,
ये Na प्लस जो है ये OH माइनस के साथ कंबाइन करके कभी भी ये NaOH बनाएगा? ये बताओ। नो सर। No, sir. ये इस फॉर्म में तो कभी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी रह ही नहीं सकता है अपने कंपाउंड के फॉर्म में। ये हमेशा अपने आयंस के फॉर्म में। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन, मतलब सॉरी, ये Na प्लस और OH माइनस कंबाइन करके ये NaOH कभी नहीं बनेगा। ये तुरंत NaOH जो भी बना भी होगा थोड़ा बहुत, तो ये तुरंत 100% आयनाइज करके Na प्लस और OH माइनस में, तो इस डायरेक्शन में तो ये रिएक्शन नहीं। तो मतलब यहाँ पे Na प्लस का तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? ये जो सॉल्ट हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे, सॉल्ट का केटायन जो है, केटायन तो हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाटर के साथ कंबाइन नहीं कर सकता है, वाटर के आयंस के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा आयन जो इन्वॉल्व हो रहा होगा हाइड्रोलिसिस में, वो कौन सा आयन इन्वॉल्व हो रहा है बताओ तो? एसिटेट आयन। एसिटेट आयन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस में हमारा क्या आ जाएगा? ये एसिटेट आयन जो है हमारा कंबाइन कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, एसिटेट आयन ये एक्वस वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, और वाटर में बेसिकली वो कौन से आयन के साथ कंबाइन किया है बताओ? सर H प्लस। H प्लस के साथ। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा और ये बनाएगा CH3COOH। ये हो गया एक्वस, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? OH माइनस बचा हुआ रहेगा। यस और नो बताओ? यस सर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग लिख लिए फिर तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखना, एक तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा होगा, दूसरा इक्विलिब्रियम किसका स्टैब्लिशमेंट हो रहा होगा? दूसरा इक्विलिब्रियम ये जो अब एसिटिक एसिड बना, ये भी तो अपना इक्विलिब्रियम बना रहा होगा एक। यस और नो? एसिटिक एसिड जो बनेगा ये भी तो अपना एक इक्विलिब्रियम बना रहा होगा। यस सर। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा उसका? के वाला जो हम लोग जो बेसिक लेते हैं इक्वेशन, यहाँ पे देखो लिख रहे हैं हम एसिटिक एसिड वाला। चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये CH3COH, ये भी अपने आयंस में थोड़ा बहुत टूट रहा होगा, ये H प्लस और प्लस CH3COO माइनस एक्वस। ठीक है, ये वाला एक। अब यहाँ पे देखना इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इनिशियल इसमें हम लोग ले लेते हैं इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है। ठीक है, ये जो एसिटेट आयन है हमारा, इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन हम लोग C ले लेते हैं। ये बेसिकली हमारे सॉल्ट से ही आया है, इनिशियल कंसेंट्रेशन C है, वाटर का तो कोई मतलब है नहीं हमारा। ये एसिटिक एसिड ये 0 और ये 0, OH माइनस भी 0। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हम लिख रहे हैं, ये ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखो ये C माइनस CH। H यहाँ पे क्या है देखो, हम लोग एसिड और बेस में क्या यूज करते थे? अल्फा यूज करते थे। अल्फा क्या होता था? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता था, याद है? यस। यहाँ पे स्मॉल h यूज कर रहे हैं। स्मॉल h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर h डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो इक्विलिब्रियम पे इसका कंसेंट्रेशन कितना बचा हुआ होगा? C माइनस CH बचा हुआ होगा। वाटर का कोई मतलब नहीं है। ये कितना फॉर्म करेगा एसिटिक एसिड बताओ? एसिटिक एसिड कितना फॉर्म करेगा? Yes. CH। और OH माइनस कितना फॉर्म करेगा? CH. CH ही फॉर्म करेगा ना, इससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग। 1:1 का रेशियो है, तो ये अगर CH कंज्यूम हो रहा है तो ये दोनों CH फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखना, इसका जो हम लोग
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जब लिखेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा रहा है, तो यहाँ एसिड के केस में हम लोग के लिखते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का। बेस के केस में हम लोग के भी लिखते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सॉल्ट के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करा रहा है तो उसके टर्म में हम लोग KH लिखते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट हो गया। तो अब यहाँ ध्यान देना, इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सेम जैसे एसिड और बेस का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, CH3COH का कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन किसका आ जाएगा, एसीटेट आयन का। यस और नो? Yes, sir. Yes. चलो अब यहाँ देखो, ये तो हो गया KH का एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखना, ये जो एसिड का इक्विलिब्रियम बन रहा होगा, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। K का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH एसिड। अब यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, देखो तो, KH इंटू K मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या आ रहा है बताओ तो। KH और Sir, K, concentration of H plus into concentration of OH minus. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, KW का एक्सप्रेशन याद है, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं KW से। ये सिंपली ये रिप्लेस किससे हो गया, ये KW से रिप्लेस हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया हमारा, KH इंटू K इज इक्वल टू KW। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देख लो किसी को भी। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो फटाफट। ये रिलेशन ध्यान रखना है, KH इंटू K इज इक्वल टू KW। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. चलो अब देखो, अब यहाँ पे एक्चुअली हमको pH कैलकुलेट करना है इसका। तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो ये जो हाइड्रोलिसिस इक्वेशन था हमारा, वहां से अब देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन आया है हमारा, वो क्या आया एक्सप्रेशन, KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, देखो वहां पे CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ये, और डिवाइडेड बाय क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन इसका कितना है, CH3COOH का, ये बताओ, CH और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, ये भी CH है, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एसीटेट आयन का कितना बचा हुआ है इक्विलिब्रियम पे, C इंटू 1 माइनस H, है ना, यही होगा। Yes, sir. अब यहाँ भी देखो, जैसे वीक के केस में हम लोग इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होता है वो हमेशा वीक चीजों में ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, स्ट्रांग होगा तो वो तो हमेशा 100% क्या हो जाएगा, वो तो फॉरवर्ड में ही चला जाएगा। तो यहाँ भी जो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है ना, ये बहुत ही वीक इक्विलिब्रियम है। वीक इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो बहुत ही कम जा रहा होगा। तो जो भी ये आयंस का हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा ना, वो H का वैल्यू जो होगा एज कम्पेयर टू, वही अप्रोक्सीमेशन जो वीक के केस में लेते हैं हम लोग, जैसे वहां पे लेते थे ना एसिड या बेस में, अल्फा इज मच लेस देन 1, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, H का वैल्यू जो होगा यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, क्या ले सकते हैं हम लोग बताओ जल्दी से। H is much less than 1. H इज मच लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस H का वैल्यू हमारा क्या आ गया, नियरली 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करके देखो, KH का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, जब सारा वैल्यू पुट करके देखोगे तो KH किसके बराबर आ जाएगा, CH इंटू CH स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, H हमारा क्या आ गया देखो तो, KH बाय C अंडर रूट, यही आ गया ना H। Yes, sir. अब ध्यान देना, अब KH हमको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में K और KW का वैल्यू तो हमको पता ही है, KH एक्चुअली नहीं दिया रहेगा। तो KH को हम लोग रिलेट करने के लिए तो ये रिलेशन निकाले ही है ना,
के एच को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के डब्ल्यू बाई के, यस और नो, बताओ जल्दी से। यस सर। तो यहाँ से रिप्लेस कर दो इसको, के एच की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, ये के डब्ल्यू बाई के ए इंटू ये कंसेंट्रेशन सी आ गया। तो ये कंसेंट्रेशन सी बेसिकली क्या है, हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ही है, जहां से वो एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन आया है। अब एक्चुअली अभी भी हमारा पीएच नहीं आया, ये एच का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, एच का एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्चुअली हमको पीएच निकालना है, तो पीएच हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते यहाँ पे। सबसे पहले पीएच निकालने के लिए हमको कंसेंट्रेशन H प्लस का चाहिए, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन तो इस इक्वेशन से नहीं मिल रहा है ना, हमको OH माइनस का कंसेंट्रेशन मिल रहा है इक्विलिब्रियम पे। वो कितना है OH माइनस का कंसेंट्रेशन बताओ? CH। CH के बराबर है, तो CH के बराबर है, तो यहाँ पे H का वैल्यू पुट करो तुम लोग खुद ही। H का वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। तो इसको रीअरेंज करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी बाई के ए, यही आ गया हमारा, देख लो तो। ये OH माइनस का कंसेंट्रेशन आया है अभी, कोई दिक्कत यहाँ से? नो सर। या अब एक्चुअली पीएच निकालने के लिए हमको कंसेंट्रेशन चाहिए H प्लस का, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, देख लो। हम लोग ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। एक्चुअली में अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन हमको पता है, तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं के डब्ल्यू बाय OH माइनस का कंसेंट्रेशन, ये लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से फटाफट, उसके बाद रीअरेंज करके बताओ क्या आ रहा है। ये हो गया के डब्ल्यू इंटू सी बाई के, और इस पे पावर हाफ है, तो डिवाइड करो, तो यहाँ फाइनली देखोगे क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा, रीअरेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ गया पूरा के डब्ल्यू इंटू के ऊपर चला गया हमारा, और नीचे क्या बच जाएगा सी, यही एक्सप्रेशन आ रहा है फाइनल, देख लो। बताओ जल्दी से फटाफट, यही एक सेम Yes, एक्सप्रेशन sir. आ रहा है H प्लस का। तो बस एक बार यहाँ से हम लोग H प्लस पुट कर, क्योंकि के तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, के गिवन होगा, के डब्ल्यू का वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, के डब्ल्यू का वैल्यू कितना लेना है हमको, 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर माइनस 14 लेते हैं हम लोग, ये तो 25 पे ही कैलकुलेट करने बोला जाएगा, तो ये तो पता ही है। और सी जो है ये यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन सॉल्ट का जो लिए थे, उसी से हमारा वो एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन आया था ना, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सी आया है ये एसिटेट आयन है। एसिटेट आयन का कंसेंट्रेशन कहाँ से लिखे हैं हम लोग, जो सॉल्ट यूज किए थे हम लोग, सोडियम एसिटेट, तो जितना इसका कंसेंट्रेशन होगा एसिटेट आयन का भी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो ये सी वहां से आया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और के का वैल्यू तो तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी वीक एसिड यूज किया रहेगा वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये गिवन रहेगा, और सी भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो नहीं निकाल सकते हो। यहाँ से कंसेंट्रेशन H प्लस का आ गया, उसके बाद पीएच आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत जगह देखोगे पीएच का फॉर्मूला भी निकाल दिया जाता है, ये पीएच हम लोग लिख, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हो ना, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब H प्लस का यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट कर दो, माइनस लॉग ये के डब्ल्यू इंटू के बाई सी, और इस पे पावर क्या है, हाफ है। तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस हाफ, माइनस लॉग हाफ में आ गया ना, तो तुम्हारा इसको हम लोग माइनस लॉग के डब्ल्यू आ रहा है, हाफ लॉग के डब्ल्यू, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1/2 पी के डब्ल्यू, ठीक है, और प्लस और माइनस हाफ लॉग के आ जाएगा, तो इसमें आ गया प्लस हाफ पी के आ गया, और प्लस ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना माइनस लॉग से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हाफ लॉग से, यही आ रहा है क्या?
देख लो फाइनल, इस तरह से भी फॉर्मूला दिया रहता है बुक में, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ H प्लस का एक्सप्रेशन याद रखो, वहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। H प्लस का एक बार अगर तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा तो डायरेक्टली पीएच तो निकाल ही सकते हो, तो इतना फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देख लो कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको यूज करके, देख लो कोई दिक्कत है इसमें। हेलो, हेलो, Yes, sir. बताओ जल्दी से, ये फॉर्मूला लिखो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताओ। नोट डाउन करो, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन कराते हैं। डेरिवेशन भी तुम लोग कर सकते हो, अब कैसे ये डिराइव हुआ है ये भी प्रोसेस एक बार देख लो। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर एक बार हम रिवाइज करा देंगे। लिख लिए अंशुल? अंशुल यस सर। लिख चुके हो? यस सर। समझ आ रहा है तुमको? थोड़ा बहुत। कंटिन्यूअस क्लास नहीं करोगे, बीच में ब्रेक ब्रेक करके करोगे तो कैसे समझ आएगा? तो लास्ट क्लास किए थे इसका बफर वाला? छूट गया था सर लास्ट क्लास। तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो कैसे समझ आएगा? खुद ही बोलो तुम लोग, सारा टॉपिक रिलेटेड है ना एक दूसरे से, कैसे हम लोग सूरज तुमको आ रहा है समझ में? यस सर। डेरिवेशन कर लोगे अब अपने अपने से, अगर तुमको बोला जाएगा डिराइव करना है इसके लिए एक्सप्रेशन पीएच के लिए, एक ऐसा सॉल्ट दिया गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, डिराइव कर लोगे अब? देखो सबसे पहले तुमको उसका इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस एक बार लिख लिए, उससे हमारा KH का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन आएगा वो कहाँ से आएगा? वो जो वीक एसिड है, वीक एसिड का भी तो एक इक्विलिब्रियम बनेगा ना, तो वीक एसिड का जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड था हमारा वीक एसिड, इसका एक इक्विलिब्रियम बना। अब KH और KA से रिलेट करोगे तो देखोगे यहाँ हमारा यहाँ एक एक्सप्रेशन आ गया, KH K और KW के बीच में एक एक्सप्रेशन आ गया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से हमको पीएच कैलकुलेशन करना था, तो पीएच कैलकुलेशन तो डायरेक्ट H प्लस का कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमको पता नहीं है इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस से, तो हम लोग सबसे पहले वहां से क्या निकला, हमारा OH माइनस का कंसेंट्रेशन आया। OH माइनस किसके इक्वल आया? CH, और H का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, H का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से CH में पुट करोगे, H का एक्सप्रेशन यहाँ पुट करोगे तो OH माइनस का एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद H प्लस कैसे निकाले हम लोग? KW बाय OH माइनस का कंसेंट्रेशन, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए उस OH माइनस का एक्सप्रेशन को, तो उसके बाद H प्लस का आ गया। अब H प्लस के एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस फॉर्म में? देखो पीएच का, अब बहुत जगह देखोगे ये PKW इस फॉर्म में भी रहता है। PKW का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 25 डिग्री पे ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 25 डिग्री पे PKW कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो डायरेक्टली देख लोगे बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है, पीएच इज इक्वल टू PKW को 14 पुट कर दिया और हाफ कर दोगे तो यहाँ 7 आ गया, प्लस हाफ, हाफ कॉमन ले लिया यहाँ पे, और ये हो गया PK प्लस log C, ऐसे भी रहता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंट फॉर्म्स याद करने का जरूरत नहीं है, बस H प्लस का एक्सप्रेशन ध्यान रखो। अगर ये इस टाइप का केस रहेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट रहेगा, तो उसमें H प्लस का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, अंडर रूट KW इंटू KA/C। तो अगर H प्लस एक बार निकाल लिया तुम लोग तो पीएच तो डायरेक्टली निकाल ही सकते हो वहां से। ठीक है, लिख लियो इसको यहाँ तक तुम लोग, क्वेश्चन दें एक।
Yes, sir. चलो, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट कैलकुलेट द, यहाँ पे तीन चीज निकालना है हमको, ठीक है। कैलकुलेट, फर्स्ट केस में निकालना है पीएच, सेकंड केस में निकालना है ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एच, स्मॉल एच जो होता है, और थर्ड केस में निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, ऑफ मिली मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCN, ठीक है। इफ K ऑफ HCN, ये कितना दिया गया हमारे पास, इज इक्वल टू 10⁻⁻7। तो K ऑफ HCN दिया गया 10⁻⁻7। इसके लिए ये तीनों चीज निकालना है, पीएच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और OH माइनस। करो तो। मिली मोलर समझ रहे हो ना? मिली मोलर का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे? हेलो सूरज, बताओ मिली मोलर का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है इसका, KCN का? 0.011। 10⁻⁻3 हो गया ना मिली मोलर का मतलब, 10⁻³ मोलर ये हुआ।
कितना टाइम लगा रहे हो यार? पीएच आ गया? हेलो? सर 9 हो रहा, नहीं हो रहा है? 9 हो रहा सर, 9 pH। यस सर 9 आ जा रहा है। 9 आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है? गलत है क्या? पीएच तो 9 होगा ही। हाँ सर, हम आंसर बता रहे थे। अच्छा, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7 ही होगा ना पीएच। तो मैं केसीएन है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो पीएच तो 7 से ग्रेटर होना ही है, तो 9 है। फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच कितना आया? 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2. -2। एक्सप्रेशन हाँ देख लो सर, ना उतने एच। आया। एच का एक्सप्रेशन क्या है देख लो। √kw डिवाइडेड बाय k इंटू सी, तो वही एक्सप्रेशन यूज कर लोगे। तो एच का एक्सप्रेशन क्या आ गया? √kw इंटू k बाय सी है हमारा। ये क्या है? kw कितना है हमारा? 10 टू द पावर -14। k कितना है? -7 डिवाइडेड बाय c कितना है? 10 टू द पावर -3 है। कितना आ गया? 10 to the power minus 2 ही है। यही कर रहे हो ना, या कुछ और कर रहे हो तुम लोग? 10 टू द पावर -2 आ रहा है इसमें। नहीं सर। -9 हो जाएगा ना? यस सर। तो 2 कैसे बोल रहे हो तुम लोग? यही तो एक्सप्रेशन है एच का एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये एच पूछा गया ना, तो एच का एक्सप्रेशन क्या है? √, अच्छा सॉरी, kw/k इंटू सी है। ये एक्सप्रेशन ही गलत लिख दिया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन करेक्ट कर लो। क्या आ जाएगा? √kw/k। एक्चुअली वो क्या है? √kh/c है, तो इसमें रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा? kh इंटू k इज इक्वल टू kw है। तो √kh/c है, तो kh की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? kw/ka पुट कर सकते हैं। तो ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, आप करेक्ट कर लो। वही आ रहा है क्या? 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये अंडर रूट में वही आ जाएगा। 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सर, सर आप ऊपर में भी वो गलत लिखवाए हैं ऊपर में सर, ये एक्सप्रेशन पहले भी आप गलत लिखवाए हैं सर ऊपर। पहले भी गलत है? कहाँ गलत है? कहाँ पे? हेलो? सर एच का जो एच का एक्सप्रेशन कहाँ गलत है? बताओ जल्दी से, हम करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे सर यही जाता एरो लगाए हैं नीचे में, ये वाला उसके नीचे सर, नीचे उस, उसके नीचे कहाँ गलत है यार? kw ये तो है ही करेक्ट, kw/k इंटू सी, यही तो एक्सप्रेशन है ना? ये बोल रहे हो H+ वाला? हाँ सर।
ये तो H प्लस का एक्सप्रेशन है ना, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का थोड़ी है। H प्लस का तो यही एक्सप्रेशन आएगा ना। अच्छा हाँ सॉरी सर, I'm sorry। वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस थोड़ी है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का हम बात कर रहे हैं ना, ये है स्मॉल h है, वो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस वो मत समझ लेना, वो तो अलग चीज हुआ ना। ठीक है, हाँ सर हम गलत लिख लिए। अच्छा चलो, ये H आ गया 10⁻²। उसके बाद बोलो OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आया है? 10 to the power minus 5. 10⁻⁵ 10⁻⁵। OH माइनस का तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। OH माइनस का कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, C इंटू एच आ जाएगा। तो C का वैल्यू है हमारे पास 10⁻³ और H आया हमारा 10⁻²। तो ये क्या आ गया 10⁻⁵। तो यहाँ से ये OH माइनस का ये कंसेंट्रेशन आ गया। कर लोगे ना अब, बताओ। ये बेसिकली देखो फॉर्मूला तुम लोगों को याद ही रखना है। तो फॉर्मूला याद रखना है तो हम एक्चुअली समराइज करवा देंगे, जब तीनों केस हम लोग कंसिडर कर लेंगे ना, चारों केस, तो हम समराइज करवा देंगे एक जगह पे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। तो अभी हम लोग सिर्फ एक केस कवर किए हैं, उस केस में क्या है, हम लोग वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस लिए हैं। तो अब यहाँ पे देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तुमको याद रखना है एक्चुअली में कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ रहा था। सबसे पहले ये बताओ इन दोनों KH Ka और KW में क्या रिलेशन आया यहाँ पे, KH इंटू Ka इज इक्वल टू KW। और H का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट KH बाय C होता है, ठीक है। और KH बाय C के जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं KW बाय K इंटू C। और यहाँ पे डायरेक्ट बताओ तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का, KW इंटू Ka बाय C, ये याद रखना है। और डायरेक्ट अगर तुमसे पीएच का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो पीएच का फॉर्मूला क्या आ रहा था बताओ, वो भी लिख लो यहाँ। बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या आ रहा था इस केस में डायरेक्ट, हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। हाफ PKW प्लस हाफ PKa प्लस हाफ लॉग C। ठीक है, तो ये सारा इतना समराइज करके ये फर्स्ट वाला केस अभी हम लोग किए हैं, तो ये ध्यान रखना। क्योंकि डिराइव करने सब जगह थोड़ी ना जाओगे, अगर तुमको क्वेश्चन दे देगा तो क्वेश्चन में डिराइव थोड़ी ना करने लगोगे। तो एटलीस्ट ये तो याद रहना चाहिए तुमको। मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन तुमको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर डायरेक्ट पीएच तो निकाल ही सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये रिलेशन क्या होता है, के एच इंटू के इज इक्वल टू KW। ये हमारा कौन सा केस लिया हम लोग, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस वाला। समझ आया। तो ऐसा तुमको नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ये जो सॉल्ट है ये इस कैटेगरी का सॉल्ट है, वो तुमको नहीं दिया रहेगा। सॉल्ट जस्ट एक एग्जांपल दे देगा, कोई भी सॉल्ट दे देगा नॉर्मल, तुमको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस टाइप का सॉल्ट है। और 4 कैटेगरी में तुमको ढूंढना होगा, उन चारों में से वो किस कैटेगरी का सॉल्ट है। उसके बाद तुमको उसके लिए अलग से, क्योंकि चारों केस का फॉर्मूला, एक केस का तो उसमें लास्ट वाला जो केस है फोर्थ वाला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो वो रीजन भी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो मान लो बाकी 3 केस हो गए, तो उन तीनों केसेस में तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि सॉल्ट जो दिया गया है वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, कौन से केस में। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तुमको उसका फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि तीनों केस का फॉर्मूला अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस किए हैं, अगले क्लास में बाकी तीनों केसेस भी हम लोग कर लेंगे। तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे कंबाइंडली, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हम कराएंगे कंबाइंड तीनों केसेस का मिला के। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें देख लो। इस पहले वाले केस में अगर डिराइव करने में दिक्कत आया, क्योंकि डेरिवेशन एक्चुअली स्कूल में पूछा जा सकता है स्कूल एग्जाम्स में, इसलिए एक बार देख ही लो अच्छे से। प्रोसेस ध्यान दो कैसे हम लोग कर रहे हैं, बस बाकी तो कर ही लोगे। ठीक है, बस प्रोसेस यूज करो। 2 इक्विलिब्रियम आ रहा है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखना है, उसके बाद जो वीक एसिड यूज किया उसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा। बस उन दोनों को रिलेट करके फिर हमको आगे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ इस केस में डायरेक्टली हमारा OH माइनस आया, फिर OH माइनस से हम लोग H प्लस का एक्सप्रेशन निकाले, फिर वहां से पीएच निकाले। ठीक है, तो बस प्रोसेस ध्यान दो, उसके बाद डिराइव तो खुद ही कर लोगे तुम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो।
आद्या कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। सूरज तुम्हारा? No, sir. दीक्षा कुछ पूछना है? नो सर। चलो तो अगले क्लास में हम बाकी सारे तीनों केसेस कवर कर लेंगे, ठीक है? फिर कंबाइंडली हम क्वेश्चंस कराएंगे तीनों केसेस का। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। तो इसमें देखो डिफिकल्ट वही पार्ट हो जाता है ना, क्योंकि सॉल्ट का तुमको याद रखना होगा, एटलीस्ट सारे केसेस का फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, क्योंकि तुम डिराइव थोड़ी ना करने लगोगे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले सॉल्ट दिया रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करना है वो कौन से कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सारा तुमको याद रहेगा तभी कर सकते हो, ठीक है? फटाफट, नहीं तो फिर डिराइव करने लगोगे तब तो फिर आधा घंटा लगेगा एक ही में। चलो फिर ठीक है, बाकी अगले क्लास में हम लोग करते हैं इससे क्वेश्चंस, हम अगले क्लास में और भी करवाएंगे, सारा केसेस कवर करने के बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलो एंड कर रहे हैं, बाकी अगले क्लास में करते हैं।